हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा। तो ये प्रैक्टिस सेट 14 है, जिसका ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं, जिनमें लगभग 1500 से अधिक क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही है? समिति एक साधन है, साध्य नहीं। संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। समिति स्वतः विकसित होती है, संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। समिति एवं साधन दोनों अपने आप में साध्य नहीं होकर मानवीय हितों या उद्देश्यों के पूर्ति के लिए माध्यम या साधन का कार्य करते हैं, और समिति की विचार पूर्वक पूर्व स्थापना अर्थात पूर्व विचार करके स्थापना की जाती है, तथा संस्था स्वतः विकसित होती है। साथ ही समिति अस्थायी होती है और संस्था की प्रकृति अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। अगला, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। यह लेख इंगित करता है। किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेज, गिडिंग्स, सोरोकी। तो समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। यह समुदाय की परिभाषा किंग्सले डेविस से संबंधित है। अगला, किंग्सले डेविस ने परिभाषा के मुख्यतः उत्कर्षों का उल्लेख व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेशन की बात करते हैं। द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज का लेखक कौन है? रेमंड आरो, एस.सी. दुबे, टी.एन. मदन, ए.पी. नागेन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रेमंड आरो द्वारा लिखी पुस्तक द इंडस्ट्रियल सोसाइटी में औद्योगिक समाज की व्याख्या की गई है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर 1 और 4 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। सहयोग व अनुकूलन सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। अगला, वे सभी क्रियाकलाप जो लोग सादृश्य चीजें साथ साथ करते हैं कहलाता है एकीकरण, अनुकूलन, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे जब लोग साथ साथ कार्य करते हैं। मैकाइवर पेज ने सहयोग को 2 प्रकार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के रूप में विभाजित किया है। प्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध पाया जाता है। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का पालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है सहयोग में, सात्मीकरण में, प्रतिकूलता में, संघर्ष में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डेविस के अनुसार जहां प्रतिस्पर्धा का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंद्वियों पर केंद्रित हो जाता है तो वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कार्ल मार्क्स, डेविस एम मूर, मैक्स वेबर, सी.एच. कुले। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति की बात मैक्स वेबर करते हैं। अगला, वेबर के अनुसार संपत्ति पर अधिकार जीवन अवसर व वर्ग निर्धारित करते हैं। शक्तियों के अधिकारों से राजनैतिक दल व सम्मान के अंतर परिस्थिति समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती, अर्थात किसमें व्यक्ति सदस्य नहीं होता? समिति में, समुदाय में, सामाजिक समूह में, संस्था में। तो संस्था में व्यक्ति सदस्य नहीं होता क्योंकि संस्था नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है। अगला, अगस्त काम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। उपसंरचना, अतिसंरचना, सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी, अंतर समूह एवं वाय समूह। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी के रूप में अगस्त काम्टे ने समाज को विभाजित किया है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो उससे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए।
अगस्त काम्टे ने पूरे समाज को सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक दो भागों में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय की विशेषता नहीं है? निश्चित स्थानीयता, लोगों का समूह या ऐच्छिक सदस्यता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐच्छिक सदस्यता न होकर अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है समुदाय में और सामुदायिक भावना पाई जाती है। अगला, वेस्टर्न मार्ग के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, स्वच्छंद संभोग पर आधारित या लिंग साम्यवादी। तो वेस्टर्न मार्ग के अनुसार प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था, जबकि मातृसत्तात्मक के समर्थक विल्फ्राड वैकोफन, टायलर एवं स्वच्छंद संभोग के समर्थक मॉर्गन फ्रेजर ब्रिफाल्ट आदि थे। निम्नांकित में से कौन एक जाति की विशेषता नहीं है? अंतरजातीय विवाह, बहुपत्नी प्रथा, खुली व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता। यहाँ प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन एक जाति की विशेषता है? तो यह जाति एक अंतर्विवाही होती है, जबकि गोत्र बहिर्विवाही होता है। वर्ग खुला व्यवस्था होता है और वर्ग में ही सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रशस्त, मान्य एवं प्रचलित विवाह का स्वरूप है? ब्रह्म, आर्ष, असुर, पैचास। तो ब्रह्म और आर्ष हमारे प्रशस्त या मान्य विवाह हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। कौटिल्य ने ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति एवं देव विवाह को प्रशस्त विवाह, असुर, पैचास, राक्षस एवं गंधर्व विवाह को अप्रशस्त तथा अमान्य विवाह की श्रेणी में रखा है। विवाह तथा जनित बच्चों में निर्मित परिवार कहलाता है प्रजनन अनुकूलनात्मक। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रजनन परिवार कहलाता है जब विवाह तथा जनित बच्चों को से निर्मित होता है परिवार। तो प्रजनन मूलक परिवार का निर्माण व्यक्ति के विवाह के पश्चात स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। अगला, किसी व्यक्ति के निम्नलिखित संबंधियों में से कौन एक वैवाहिक संबंधी नहीं है? व्यक्ति का साला, व्यक्ति की मामा की पत्नी, व्यक्ति के मामा की बेटी या व्यक्ति की पुत्रवधू। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्ति के मामा की बेटी का वैवाहिक संबंध नहीं होता है, जबकि व्यक्ति का साला वैवाहिक संबंध के कारण बनता है, व्यक्ति के मामा की पत्नी भी वैवाहिक संबंध के कारण बनती है और व्यक्ति के पुत्रवधू भी वैवाहिक संबंध के कारण बनती है। यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा एक विवाह, क्रमिक एक विवाह, बहुभार्यता या क्रमिक बहुभार्यता। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि कोई पुरुष एक समय में एक स्त्री रखता है और दूसरी स्त्री रखने से पहले वह तलाक या कर लेता है तो उसे एकल क्रमिक विवाह कहते हैं। एक विवाह के तीन प्रमुख रूप होते हैं। एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, साथ ही किसी एक पक्ष की मृत्यु होने के पश्चात कोई विवाह नहीं करता। अगर एक स्त्री से विवाह किंतु रखैल अधिक है, और तीसरा तलाक या मृत्यु के दशा में दूसरा विवाह करता है। चूंकि व्यक्ति तलाक एवं पुनर्विवाह में पर्याप्त शिथिलता बरतता है अर्थात परोक्ष रूप से नकारता है, ऐसी स्थिति में ऐसे विवाह को क्रमिक एकल विवाह माना जाता है, जबकि क्रमिक बहुभार्यता सीमित बहुभार्यता की स्थिति में वह शिथिलता अथवा नकार का अभाव पाया जाता है। विवाह वह नवस्थानिक नियम निम्नलिखित में से कौन सा, अर्थात नवस्थानिक विवाह से कौन सा संबंधित है? प्रश्न, एक नव दंपत्ति के पास एक नया रसोई घर होना, एक नव दंपत्ति के पास एक नया पूजा स्थल होना, एक नव दंपत्ति के पास रहने के लिए एक नया घर होना, एक नव दंपत्ति के पास एक नया पड़ोस होना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों विकल्प इसमें समाहित हो जाएंगे। अगर एक नव दंपत्ति के पास रहने के लिए एक नया घर होगा तो उस घर में रसोई घर, पूजा स्थल और नए पड़ोसी भी सम्मिलित हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नाम हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट
इन इंडिया में अनुसूचित जातियों के लिए प्रयोग किया है? दलित जातियां, बहिष्कृत जातियां, अस्पृश्य जातियां या निम्न जातियां? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बहिष्कृत जातियां या बाहरी जाति के रूप में हट्टर ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों के लिए प्रयोग किया है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? घुरिये, राधा कृष्णन, एम.एन. श्रीनिवास, प्रभु। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया अदर एसेज के लेखक एम.एन. श्रीनिवास हैं। होमो हायरार्कीज पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है? मिल्टन सिंगर, पोकाक, मैकिम मैरियट, तो लुइस डूमा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, होमो हायरार्कीज पुस्तक के लेखक लुइस डूमा है। भूमिका की एक व्याख्या यह है कि यह परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का अस्थिर पहलू है, परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, परिस्थिति का समिष्टगत पहलू है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू माना जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार भूमिका एक परिस्थिति से संबंधित होता है, उसी प्रकार भूमिकाओं का निर्वहन करता है। सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है सामाजिक गतिहीनता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता या संरचनात्मक गतिशीलता। तो जब सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कोई क्लर्क दूसरे ऑफिस में जाकर क्लर्क का काम करता है, तो उसे क्षैतिज गतिशीलता के रूप में देखते हैं। सोरोकिन के अनुसार क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर पर स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण। अगला, परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता थे रॉबर्ट मर्टन, मैक्स वेबर, टालगट पार्सन, राल्फ टिल्टन। तो परिस्थिति समूह के प्रणेता मैक्स वेबर को माना जाता है। डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में जीवन एवं सततवाद विवाद को उत्प्रेरित किया है? ए फंक्शन एनालिसिस ऑफ स्ट्राटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्राटिफिकेशन, ए क्रिटिकल एनालिसिस, या सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्राटिफिकेशन, या डायलेक्टिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्राटिफिकेशन। डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी कृति सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्राटिफिकेशन में किया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए.पी. नागेंद्र, एस.सी. दुबे, एस.एम. दुबे या मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी पुस्तक के लेखक ए.पी. नागेंद्र जी हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।